Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's important questions. Question number 104. Which play is an attack upon the press? कौन सा प्ले प्रेस पर अटैक करता है? प्रेस पे अटैक करता है तो विच प्ले इज दिस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द शो. Next question. Most of the troubles in life rise on account of egoism, selfishness, prejudice and lack of sympathy. Galsworthy uses this theme in option C is correct, the joy. कि most of the troubles in life, जीवन में ज़्यादातर जो परेशानी होती हैं on account of means होता है के कारण, कि जीवन में जो अधिकतर परेशानी होती हैं वो ईगोइज्म, अहमवाद के, स्वार्थपन, लालच के कारण और पक्षपात और सिंपैथी के कमी के कारण ही होती हैं. गाल्सवर्दी यूजेस दिस थीम इन ऑप्शन सी इज करेक्ट, द जॉय. तो द जॉय में जॉन गाल्सवर्दी दिखाते हैं कि जीवन में ज़्यादातर परेशानी अहमवाद के रूप में, स्वार्थपन के रूप में, जो अहमवाद है उसके कारण होती है, स्वार्थपन के कारण, पक्षपात और सिंपैथी की कमी के कारण, मीन्स सिंपैथी मीन्स सहानुभूति की कमी के कारण आती हैं. तो गाल्सवर्दी यूजेस दिस थीम, इस थीम को गाल्सवर्दी यूज़ करते हैं जॉय प्ले में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आइडियलिस्ट एंड विजनरीज are crucified and the altar of mob mentality become the theme of option A is correct, the mob. mob में ये थीम है कि हाउ आइडियलिस्ट एंड विजनरीज किस तरीके से आदर्शवाद को या काल्पनिकताओं को सूली पर चढ़ा दिया जाता है. मोब की वेदी पर, मोब के कारण, भीड़ के कारण, जो भीड़ की मेंटलिटी होती है, मानसिकता की, जो भीड़ की मानसिकता होती है, उनकी वजह से कैसे आइडियलिस्ट को और विजनरीज को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, क्रूसीफाइड कर दिया जाता है. तो ये थीम है द मोब प्ले की. तो जो उकसाई हुई जो भीड़ होती है इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. तो इसमें कौन सूली पर चढ़ जाता है? जो अच्छे लोग होते हैं, आइडियलिस्ट और विजनरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भीड़ के बारे में क्या गाल्सवर्दी बोल रहे हैं कि यू मोब आर मोस्ट कंटेम्प्टेबल थिंग अंडर द सन. You are the thing that pelts the weak, kicks women, hulls down free speech. This is today, that tomorrow. Brain you have none, spreads not the list of it. This description of mob appears in the play The Mob. Who wrote this play? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गाल्सवर्दी. यू मोब, तुम जो भीड़ हो ना वो कैसी होती हो? घृणित होती हो. कैसी चीज़ हो? घृणित, जिससे नफ़रत की जा सके. तो भीड़ नफ़रत करने के लायक होती है. अंडर द सन, सन के नीचे है. सन के नीचे होने के बावजूद वो कैसी है? घृणित है. तो भीड़ से सिर्फ नफ़रत ही की जा सकती है. यू आर द थिंग दैट पेल्ट्स द वीक. तुम एक ऐसी चीज़ हो, किसके लिए बोल रहे हैं गाल्सवर्दी? मोब के लिए, भीड़ के लिए, कि तुम एक ऐसी चीज़ हो जो कि कमज़ोरों को मारती हो, पेल्ट करती हो, मारती हो. किक्स वीमेन, और स्त्रियों को लात मारती हो. हर्ट्स डाउन फ्री स्पीच, और फ्री स्पीच को चोट पहुंचाती हो. जो लोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं, उन्हें तुम चोट पहुंचाती हो, हर्ल करती हो. दिस इज़ टुडे, ये आज भी है. दैट टुमारो, और यह भीड़ के साथ आगे भी रहेगा, भविष्य में भी यही भीड़ से कल्पना की जा सकती है.
कि भीड़ कंटेम्प्टेबल थिंग ही रहेगी। ब्रेन यू हैव नन, कि भीड़ के पास दिमाग तो होता नहीं, जिसने जैसे कह दिया वो वैसे ही मान लिया। स्प्रिट नॉट द लिस्ट ऑफ इट, और इसके अंदर आत्मा भी नहीं है, कम से कम इसके अंदर आत्मा भी नहीं है। मीन्स दूसरों के लिए बिल्कुल भी इनके अंदर इंसानियत नहीं होती भीड़ के अंदर, जिसने जैसे कह दिया वो भीड़ ऐसे ही मान लेती है। और फिर आइडियलिस्ट और विजनरीज को कहाँ पर चढ़ा देती है, क्रूसिफिकेशन कर देती है उनका। और उकसाई भीड़ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉब अपीयर्स इन द प्ले द मॉब, ये जो वर्णन है भीड़ का, ये प्ले मॉब में दिखाया गया है। और ये किसने लिखा है प्ले? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, गाल्सवर्दी ने। तो गाल्सवर्दी ने देखो मॉब पर भी लिखा हुआ है और प्रेस पे भी लिखा हुआ है, लॉ पे भी लिखा हुआ है, कानून के बारे में, कि भाई जो गरीबों के लिए होता है वो अलग तरीके का कानून है, अमीरों का अलग कानून होता है। तो इन्होंने मतलब हर एक फील्ड के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनीवन विलिंग टू स्टिक हाई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मीन्स होता है डॉक्ट्राइन्स, मीन्स सिद्धांत, कि हर कोई है ना अपने सिद्धांतों से ही चिपकते रहना चाहिए, चिपकते रहना चाहता है, कि अपने सिद्धांतों को ही फॉलो करना चाहता है। तो मस्ट बी रेडी टू सफ़र अपोजिशन, तो उसे हमेशा विरोधियों को सफ़र करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परसिक्यूशन इन हिज लाइफ, मतलब जो विरोधी हैं, उत्पीड़न करते हैं लोगों का, तो उनके खिलाफ उन्हें हमेशा लाइफ में तैयार रहना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन किस में दिया है गाल्सवर्दी ने? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अ बिट ऑफ लव। A Bit of Love, this is a play written by John Galsworthy, and he wants to say that anyone willing to stick to high principle then must be ready to suffer opposition and persecution in his life. तो ये कहाँ पे दिखाया गया है? A Bit of Love। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले लॉयल्टीज इज अ क्राइम अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस shown by the Christian to Captain Dancy, a Jew. It is written by, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जॉन गाल्सवर्दी। कि जो प्ले है ना लॉयल्टीज़, एक चिल्लाहट है, एक क्राई है, किसके खिलाफ? रेशियल प्रोजुडिस के खिलाफ, जो कि रेशियल प्रोजुडाइज, जो कि रेस, जाति के ऊपर पक्षपात करते हैं जो, ठीक है। तो वो किसके द्वारा दिखाई गई है लॉयल्टीज़ प्ले में? एक क्रिश्चियन के द्वारा दिखाई गई है, और क्रिश्चियन है कैप्टन डेंसी, क्रिश्चियन के द्वारा दिखाई गई है रेशियल प्रेजुडिस। किसको दिखाई गई है? कैप्टन डेंसी को, जो कि एक जीव हैं, एक यहूदी हैं। तो इट इज़ रिटन बाय गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ द बुक गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट इज, जो राइटर हैं गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट के, तो वो हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, R.H. कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ नॉवलिस्ट गाल्सवर्दी बिगेन हिज करियर एट द एज ऑफ 30। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्ज़ाम के लिए, कि एक नॉवलिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी ने अपना करियर स्टार्ट किया और उनकी एज थी उस टाइम 30। तो ही इज़ 30 years old when he began his career, and his first book from the four winds was published under the name of John St. John। तो ये जो इनकी फ्रॉम द फोर विंड्स थी, तभी इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। और ये किस नाम से पब्लिश हुई थी? इनका सिडोनियम था जॉन सेंट जॉन। देखो सीडोनियम मीन्स होता है, सीडो मीन्स होता है झूठा, ये इनका सीडोनियम था, सीडो मीन्स झूठा और इमेजनरी, नेम मीन्स नेम, और यू कैन से पेन नेम, ठीक है। ये इनका सीडोनियम था, इनका रियल नेम नहीं था। तो उसके अंडर ही इन्होंने फ्रॉम द फोर विंड्स लिखी थी। और कब लिखी थी? ये 1904 में, और इसी सन में इनके फादर की डेथ भी हो गई थी। तो इसलिए ये सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर गाल्सवर्दी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Too much exhibition of authority on the part of the elders is bound to lead a rebellion in the young hearts of grown-up people. कि too much exhibition, exhibition means प्रदर्शन करना, एल्डर्स के पार्ट पर अधिकारों का, ऑथोरिटी का प्रदर्शन करना, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना, ये बाउंड कर देता है, बंधन में बांध लेता है। टू रेबिलियन, विद्रोह करने के लिए, किसको बांधता है? इन द यंग हार्ट्स ऑफ ग्रॉन पीपल, जो नवयुवक हैं उनके हृदय में विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बाउंड कर देता है। क्यों बाउंड करता है? क्योंकि वो एल्डर्स के पार्ट पर अधिकारों का अधिक प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो टू मच एग्जिबिशन ऑफ ऑथोरिटी ऑन द पार्ट्स ऑफ द एल्डर्स, कि एल्डर जो बड़े होते हैं उनके पार्ट पर अधिकारों का ज़्यादा प्रदर्शन करना, कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने अधिकार को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे बड़े लोग, तो ये अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहते। छोटे भी ये भी क्या सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने अधिकार, हमारे अधिकार क्या हैं, और जो लड़ाइयाँ हैं आज भी सिर्फ अपने राइट्स को लेकर के हैं, क्योंकि कोई ड्यूटी नहीं निभाना चाहता, वो कोई भी ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने राइट्स का सबको अधिकार हो, सोचते हैं कि हमारा राइट ये है और हमारा राइट वो है। तो इसकी वजह से फिर क्या विद्रोह होता है, मतलब जो नवयुवक होते हैं उनके दिमाग में हमेशा विद्रोह चलता रहता है, उस विद्रोह से ये बंधे रहते हैं। तो द डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू वन ऑफ द प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी, तो ये डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन से प्ले में जॉन गाल्सवर्दी के देखने को मिलता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अ फैमिली मैन। अ फैमिली मैन में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस हैज़ इक्वलिटी इन द स्केल्स, देन इट्स अ टाइटल वुड सीम टू डिमांड, whose statement is this? ऑप्शन ए इज करेक्ट, W.L. फेल्प्स। तो W.L. फेल्प्स ने कहा है, ये स्टेटमेंट W.L. फेल्प्स का है कि जस्टिस हैज़ लेस इक्वलिटी इन द स्केल्स। यदि पैमाने पे देखें तो जस्टिस में कम समानता होती है, जितनी उससे डिमांड की जाती है ना हमारी, कि जैसे इसके टाइटल को देखकर ऐसा लगता है कि हम डिमांड करते हैं कि इससे ज़्यादा हमें समानता मिलेगी, इक्वलिटी मिलती है, तो इसकी अपेक्षा हमें कम ही इक्वलिटी मिलती है, कम ही समानता मिलती है। तो वो स्टेटमेंट इज दिस W.L. फेल्प्स, PHELPS, फेल्प्स। 113 आपके क्वेश्चन ये हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस इज legal diagram used to harrow the feelings of the audience with the horrors of the prison life, whose statement is this? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉर्ज सैम्पसन। कि जो जस्टिस होता है ना, न्याय होता है, वो एक लीगल डायग्राम होता है, एक कानूनी आरेख होता है, यूज टू हैरो द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस, जो ऑडियंस की भावनाओं के साथ को, मतलब भावनाओं को परेशान करता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है। विद द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ, किस चीज़ का डर दिखा करके? प्रिजन लाइफ का डर दिखा करके। तो सेड दिस जॉर्ज सैम्पसन कि जस्टिस क्या है? जस्टिस एक ऐसा लीगल डायग्राम है जिसे ऑडियंस की भावनाओं को परेशान करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी भावनाओं को परेशान करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑडियंस की। विद द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ, किस चीज़ का डर दिखा करके? कि प्रिजन की लाइफ कितनी भयावह है, कितना डर लगता है कि जेल का जो जीवन है उसको देख करके। तो इस तरीके से ऑडियंस की भावनाओं को परेशान करना है, हैरो करना है। जस्टिस का जो यूज़ किया जाता है सिर्फ किसके लिए किया जाता है? ओनली यूज टू हैरो द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस विद द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ, कि जेल में जिस तरीके के जीवन होता है उसमें देख करके उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हर एक को डर लगेगा अगर कोई भी उसके बारे में सुनेगा कि प्रिजन लाइफ किस तरीके की होती है।
ठीक है, तो जस्टिस में यही चीज़ दिखाया गया है कि जस्टिस इज़ अ लीगल डायग्राम। तो हु सेड दिस? ये कहा किसने है? जॉर्ज सैमसन ने। क्या कहा है एक बार वो देख लेते हैं कि जस्टिस इज़ अ लीगल डायग्राम। कि जस्टिस एक लीगल डायग्राम है जिसे यूज़ किया जाता है ऑडियंस की भावनाओं को परेशान करने के लिए, जनता को क्या करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए, उन्हें प्रिजन लाइफ का डर दिखा करके। हुज स्टेटमेंट इज दिस? जॉर्ज सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनजस्टिस। देखो जस्टिस में बहुत ही मतलब ये दिखाया है कि जस्टिस सिर्फ क्या है? एक मशीन है। ठीक है, जस्टिस लाइक ओनली अ मशीन, सिर्फ एक मशीन है, या न्याय तो मिलता नहीं है। और इसी तरीके से सिल्वर बॉक्स में ये दिखाया गया है कि गरीबों के लिए अलग कानून होता है। और यही चीज़ मेन जस्टिस में भी दिखाई गई है। यदि फोल्डर अमीर होता और वो ये सब चीज़ें करता तो शायद ही उसे ऐसा पनिशमेंट मिलता। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो बहुत ज़्यादा क्रूरलिटी दिखाया है इसमें प्रिजन में, कि मतलब किस चीज़ को शो कर रहा है? क्रूरलिटी को शो कर रहा है एक तरह से, कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना। और जबकि उसने खुद के लिए नहीं करा था, रूथ हनीविल को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। और वो जो कि अपने हस्बैंड की जो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और उसको पीटता भी था, तो इस वजह से वो चाहता था कि वो यहाँ से बच जाए, उसकी क्रूरलिटी से बच जाए, उसकी ट्रेनी से बच जाए, जो अत्याचार उस पर कर रहा है, उसके एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये चीज़ें दिखाई गई। लेकिन जस्टिस में जस्टिस तो है ही नहीं। देयर इज़ नो जस्टिस इन जस्टिस, देयर इज़ ओनली इनजस्टिस इन जस्टिस। अपोजिट है, आयरनी है यहाँ पर। तो इन जस्टिस वी फील द वेस्ट इम्प्लाइड बाय फाल्डर्स सुसाइड। देखो जस्टिस में हम एक वेस्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि फोल्डर ने सुसाइड कर ली। ठीक है, उसका बेचारे का अपना कोई ऐसा रीज़न नहीं था मेन, दूसरे के लिए उसने करा, लेकिन उसकी बात फिर किसी ने नहीं सुनी और उससे जेल हुई थी। बाद में फिर पुलिस से डरने के लिए, जैसे वो भाग रहा था, बचकर भागना चाह रहा था वो, क्योंकि रिपोर्ट नहीं वहाँ दे के आ रहा था अपनी, तो उसने फिर सुसाइड कर ली थी। इन जस्टिस वी फील द वेस्ट इम्प्लाइड बाय फोल्डर सुसाइड। तो हम जस्टिस में एक वेस्ट महसूस करते हैं जो कि इम्प्लाइड किया गया है फोल्डर के सुसाइड के द्वारा। तो हुज स्टेटमेंट इज दिस? एलरडाइस निकोल। देखो कुछ कहते हैं कीवर्ड हमें करने चाहिए। ठीक बात है कि कीवर्ड करने चाहिए जिसमें ये कमेंट्स वगैरह होते हैं ऑथर के बारे में, जिन भी राइटर ने दिए हैं। तो देखो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि सारी ही चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। पता नहीं वो कौन सा आपको ये दे दें वर्ड, तो अगर हम पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से लाइन को पढ़ते हैं, हिंदी भी उसकी अच्छे से समझते हैं, तो तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ क्वालिफाई द एग्ज़ाम। देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो हमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा दे दिया इन्होंने। तो ये इन जस्टिस वी फील द वेस्ट इम्प्लाइड बाय फोल्डर सुसाइड हुज स्टेटमेंट इज दिस? एलरडाइस निकोल। तो कमेंट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ कीवर्ड हमें यूज़ नहीं करना, देखना है कि कीवर्ड देख लिए, एक दो वर्ड देख लिए, बस हो गया। ये तो लास्ट टाइम पर है। बाकी अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही पूरा, जब हमें समय मिल रहा है तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। तो जब टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह जाए, एग्ज़ाम बिल्कुल नियर हो, तभी लास्ट में देखना चाहिए उसे शॉर्टकट में। अदरवाइज़ पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। His plots are not the unwinding of a scheme of complicated happenings. Happenings means होता है घटनाएं. His climaxes are good. This statement of Coates is about Galsworthy. देखो कोट्स का कमेंट है, क्या कमेंट है कि ये कह रहा है हिज प्लॉट्स, किसके प्लॉट्स? गाल्सवर्दी के प्लॉट्स। कि जो गाल्सवर्दी के प्लॉट्स हैं वो कैसे हैं? वो जटिल घटनाओं को खोलने से नहीं है उनका मतलब। जो कॉम्प्लिकेटेड जो हैपनिंग्स होती हैं, उनके स्केन्स को, उनके कंकाल को खोलना नहीं होता है। हिज क्लाइमैक्सेस आर गुड। अब कह रहे हैं, कोट्स कह रहे हैं गाल्सवर्दी के बारे में कि गाल्सवर्दी के जो क्लाइमैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा गुड हैं। तो हिज प्लॉट्स आर नॉट द अनवाइंडिंग ऑफ a skein of complicated happenings. His climaxes are good.
This statement of court is about Galsworthy. Next question is, in strife the conflict is between, option A is correct, कैपिटल एंड लेबर, कि स्ट्राइक में जो कन्फ्लिक्ट है वो बिटवीन कैपिटल एंड लेबर के बीच दिखाया गया है। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच यहाँ पर संघर्ष दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉयल्टीज द कन्फ्लिक्ट इन जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 190, in justice the conflict is between an individual and, option D is correct, the social forces। जस्टिस में जो कन्फ्लिक्ट है वो बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस ही यहाँ पे एनिमी दिखाई गई है मेन, सोशल फोर्सेस। तो इन जस्टिस द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सोशल फोर्सेस। इंडिविजुअल और द सोशल फोर्सेस के बीच कन्फ्लिक्ट। Next question is, in his lecture on the creation of character in literature, Galsworthy discusses his theory and the formula of, option C is correct, characterization। कि अपने लेक्चर में लिटरेचर में कैरेक्टर के क्रिएशन, और गाल्सवर्दी इसमें इनका लेक्चर है द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर। ये जॉन गाल्सवर्दी का लेक्चर है। तो लेक्चर क्या है? द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर। गाल्सवर्दी डिस्कसेस थ्योरी एंड द फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो गाल्सवर्दी इसमें डिस्कस करते हैं थ्योरी को और कैरेक्टराइजेशन के फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरलिटी इज इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 सीन्स। देखो, द लिटिल मैन कह दो और यू कैन से अ फार्सिकल मोरलिटी, दोनों ही है। इसका सब टाइटल मान लो इसे द लिटिल मैन, द सब टाइटल ऑफ द लिटिल मैन इज अ फार्सिकल मोरलिटी। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरलिटी इज इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 सीन्स। कितने सीन में है द लिटिल मैन? 3 सीन्स में। देखो, द, इसे 3 ऐसे कर लो, द भी है यहाँ पे वर्ड, लिटिल भी और मैन भी। मेन तो यही है आपका प्ले, तो इसलिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं तो 3 यहाँ पे सीन होंगे, ठीक है। और देखो यहाँ भी आपका ये टाइटल देखता है इनका सब टाइटल, अ फार्सिकल मोरलिटी, तो यहाँ भी 3 वर्ड है, अ फार्सिकल मोरलिटी। तो 3 वर्ड्स हैं तो 3 सीन्स इन यूज्ड इन द लिटिल मैन और अ फार्सिकल मोरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले deals with the different value of the old aristocracy and the newly rich businessman। कौन सा प्ले डील करता है ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पुराने कुलीन तंत्र हैं उनको, और जो नए नए अमीर बिजनेसमैन हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज़ को डील करता है। कौन सा प्ले है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द स्किन गेम। देखो समझ लीजिए शॉर्टकट में कि द स्किन गेम है ना, इसमें नए नए अमीर और पुराने अमीर को दिखाया गया है। तो विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द स्किन गेम। कि कौन सा प्ले है जो कि नए नए अमीर और पुराने अमीर के बारे में बताया गया है? कौन सा ऐसा प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का? तो दैट इज़ द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले डील्स विद क्लास लॉयल्टीज एंड द प्रेजुडिसेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉयल्टीज। कि कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें क्लास लॉयल्टीज दिखाई गई हैं? क्लास लॉयल्टीज और प्रेजुडिसेस। देखो, क्लास को लेकर के, वर्ग को, जाति को लेकर के और पक्षपाती दिखाया गया। तो कहाँ दिखाया गया है? सिर्फ लॉयल्टीज़ में। और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी इसमें मेन कैरेक्टर है। तो द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले इज़ कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। ही इज़ अ जीव, वो जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जस्टिस
क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश्ड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन कि हु पब्लिश्ड सम वर्स, किसने कुछ, देखो वर्स मीन्स पे पोइट्री होता है, कविता, कि कौन सा किसने ये पब्लिश करी है कुछ वर्स को, कुछ पोएम को। मूड सॉन्ग्स एंड डोगरल्स 1912, द बेल्स ऑफ पीस 1921। देखो 12 को 2 को 1 की जगह ले लो और 1 को 2 की जगह, तो क्या हो गया 1921। तो आप याद कर सकते हो 1912 और 1921। तो हु पब्लिश सम वर्स इन मूड सॉन्ग्स एंड डोगरल्स 1912, द बेल्स ऑफ पीस 1921 एंड वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1926। तो किसने पब्लिश करी है इन वर्स को? जॉन गाल्सवर्दी ने। आई होप सो दैट दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू, कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और कमेंट्स भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कमेंट्स भी ज़्यादातर पूछ लेते हैं, पूछते तो पता नहीं वो बायोग्राफी में से भी पूछ सकते हैं, क्या उन्हें मीन्स प्राइज़ वगैरह जो भी उन्हें मिले हैं ऑथर को वो भी, और उनके ऊपर क्या कमेंट किया है, उनके ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो कमेंट याद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसी में ही हमारे से गलती हो सकती है एग्ज़ाम में। तो इन्हें बहुत अच्छे से देख लें और अपने साथ साथ नोट बना के भी चलें, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज़ नहीं। और कई कई बार रिवीज़न करते रहें। यदि आपने एक बार पढ़ लिया है तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और कई कई बार रिवीज़न करना होगा, कम से कम 8 से 10 बार रिवीज़न करना होगा हर एक राइटर का, तो तब जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। तो बहुत स्पीड में पहले करिए और फिर उसके बाद जब करते हैं तो जब कई बार हमारा रिवीज़न हो जाएगा तभी हम श्योर हो पाते हैं कि हमें राइटर अच्छे से तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।